यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज बड़ी खुशखबरी की बात आप लोगों के सामने आई और वो ये था कि बीएमसी ने जो डिसीजन दिया, बीएमसी के मामले में ऑनरेबल मुंबई हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो मुझे लगता है कि काबिल तारीफ है। ऑनरेबल जस्टिस कथावाला और उनके सहयोगी ने कंगना रनावत के मामले में, जो हम लोगों को याद होगा कि बीएमसी ने कंगना रनावत का बैंगलो गिरा दिया था और पूरा फॉर मोर देन 40% उसमें डैमेज कर दिया था, जो करोड़ों रुपए की संपत्ति थी। उसका मुख्य कारण था कंगना रनावत का मुंबई को पीओके से तुलना करना। पीओके से मतलब भारत का वो हिस्सा जो ऐसा लगता है या हकीकत में पाकिस्तान के कब्जे में है और वहाँ पर भारत के हिस्से में पाकिस्तानी अपना राज्य शासन कर रहे हैं। उस स्टाइल में मुंबई का शासन चल रहा है, ऐसा उनका एक ट्वीट आया या उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया। उस स्टेटमेंट को लेकर पूरे के पूरे महाराष्ट्र में इतनी भयंकर समस्या खड़ी हो गई सरकारों को। तो मुझे लगता है कि उन सरकारों को जब समस्या खड़ी हुई तो ऐसे मामले में संजय राउत ने एक स्टेटमेंट दे दिया और संजय राउत ने उनको कमीनी या और कोई शब्द इस्तेमाल कर दिया। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ और उन शब्दों का इस्तेमाल कुछ ऐसा हुआ कि महिलाओं के प्रति भारतवर्ष की जो संस्कृति है वो संस्कृति पूरी तरह से धूलित हो गई। हम सब जानते हैं कि भारत में अगर महिलाएं कुछ अगर इस प्रकार की हैं भी जिनका स्टेटमेंट बहुत गलत आया, जो बहुत निकृष्ट कार्य करती हैं। मैं आपको बता दूं कि आम्रपाली के मामले में जो एक गणिका थी, गणिका के मामले में जब वो भगवान बुद्ध के पास गई कि उसको शरण में ले लीजिए, तो भगवान बुद्ध ने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ तो महिलाएं संघ व्यवस्था में आती नहीं है। तो उसने कहा इसमें मेरा दोष क्या है। तो आप समझिए, गणिका को भी शरण में लेने वाले भगवान बुद्ध का देश हिंदुस्तान के अंदर अगर किसी महिला को लेकर इस प्रकार से आपत्तिजनक और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाए तो हम सोच सकते हैं कि भारत कैसा फील करेगा। मैंने बार बार कहता आया हूँ कि भारत की संस्कृति और संस्कारों के अनुसार कोई भी धर्म जाति पंथ को अडॉप्ट करने वाला व्यक्ति हो, संप्रदाय को अडॉप्ट करने वाला व्यक्ति हो, उसको ये लगेगा। आपको याद होगा कि जिस समय चर्चा चल रही थी या जिस समय हाईकोर्ट में डिस्कशन चल रहा था, आर्गूमेंट चल रहा था, उसमें ऑनरेबल जस्टिस कथावाला ने उस समय भी कहा था कि ठीक है कि मैं भी एक महाराष्ट्रियन हूँ और आप भी एक महाराष्ट्रियन हैं। महाराष्ट्रियन होना गर्व की बात है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि महाराष्ट्रियन होने के नाते आप किसी महिला का सम्मान नहीं करेंगे या महिला को अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे, किसी महिला के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे। जिस प्रकार से उन्होंने कहा उस समय कि संजय राउत ने जो कंगना रनावत के खिलाफ स्टेटमेंट दिया है और ज़मीन पर आए तो ये कर देंगे वो कर देंगे और वो किस प्रकार की महिला हैं, तो कोर्ट ने ये भी कहा था कि आप मुझे बताइए जो आपने परिभाषा इस्तेमाल की, इसकी कोई परिभाषा, कोई डेफिनेशन है क्या? इसमें हरामखोर की कोई परिभाषा है क्या? हरामखोर किसको कहते हैं ये परिभाषित करिए। संजय राउत के वकील ने उस समय लिया कि हम इसको रिप्लाई देना चाहते हैं, लेकिन हरामखोर का कोई लीगल और स्टेटमेंट हो ही नहीं सकता। इसलिए हरामखोर कहना किसी महिला को कि वो हरामखोर अगर महाराष्ट्र में आ जाए या मुंबई में पैर रख जाए तो मैं पता नहीं क्या कर दूंगा। मैं साधुवाद करता हूँ उस वीरांगना का जिसने संजय राउत के उस बयान को, जिसमें उन्होंने हरामखोर कहा था और कहा था कि महाराष्ट्र की पृथ्वी पर वो पैर रख लें तो पता नहीं क्या कर देंगे। कंगना रनावत ने उसको दिल से लिया और भारत की महिला होने के नाते उन्होंने कहा भारत की एक एक इंच भूमि पर मुझे पैर रखने का अधिकार है और भारत भूमि पर पैर रखने से किसी वीरांगना को कोई मना नहीं कर सकता, कोई उसको रोक नहीं सकता। उन्होंने इस बात का चैलेंज लेते हुए उस समय महाराष्ट्र की ज़मीन पर पैर रखा और जिस समय उन्होंने महाराष्ट्र में पैर रखा उसी समय बीएमसी ने उनके बंगले को गिरा दिया। बीएमसी ने जब उनके घर को गिराया, और इतना ही नहीं, बीएमसी उनके घर में इलीगली घुस गई। घुसने के बाद उनके टेरेस को तोड़ डाला, उनके अंदर जो उन्होंने कंस्ट्रक्शन वर्क करवाया था उसको तोड़ डाला, उन्होंने जो ऑफिस बनवाया था उसको तोड़ डाला। ये सब कुछ बीएमसी ने किया और आनंद फानन में, और उस समय किया जिस समय ऑनरेबल हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई चल रही थी। उसी मामले को वो जो नोटिस इशू किया था एक दिन पहले, उस नोटिस की सुनवाई चल रही थी और सुनवाई पूरी होती उससे पहले बीएमसी पूरा गिरा गया था। आपको याद होगा मैंने उस समय भी कहा था
कि कंगना रनावत को केवल उस नोटिस को ही चैलेंज नहीं करना चाहिए बल्कि कॉम्पनसेशन भी मांगना चाहिए था। और कंगना रनावत अगर कॉम्पनसेशन मांगती हैं तो बीएमसी के खिलाफ हाईकोर्ट ऑर्डर करेगा, क्योंकि इलीगल तरह से जिस तरह गिराया गया उस तरह से पूरा कॉम्पनसेशन लेने का महिला को अधिकार है। ये कानूनी प्रक्रिया है। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने मेरी बात सुनी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं से उनको प्रेरणा जरूर मिली और कुछ दिनों बाद ही उन्होंने एक अमेंडमेंट एप्लीकेशन उसमें डाल दी और उस अमेंडमेंट एप्लीकेशन में उन्होंने कहा कि मुझे इस पर कॉम्पनसेशन भी चाहिए। अमेंडमेंट अलाउ किया गया कोर्ट के द्वारा और उन्होंने एक कॉम्पनसेशन का उसमें प्रावधान जोड़ा कि हमारा इतना इतना नुकसान हो गया है, उसका कॉम्पनसेट किया जाए बीएमसी की तरफ से और सरकार की तरफ से। बीएमसी का कहना था वी आर द इंडिपेंडेंट बॉडी, हम अलग बॉडी हैं, सरकार से कोई लेना देना नहीं। लेकिन संजय राउत के जिस स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए जिसमें उन्होंने हरामखोर वर्ड इस्तेमाल किया था कंगना रनावत के लिए, कोर्ट ने उसको भी संज्ञान में ले लिया और उनके एडवोकेट को बुला लिया। एडवोकेट के पास कोई जवाब नहीं था। नतीजा निकला कि ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि नहीं, आज वो जब सुनवाई पूरी हुई तो सुनवाई पूरी होने के बाद आज उस समय ऑनरेबल कोर्ट ने अपना जजमेंट सुरक्षित रख लिया था और कहा था कि हम कुछ दिन में जजमेंट देंगे। आज उन्होंने उस जजमेंट को प्रोनाउंस किया। जजमेंट को प्रोनाउंस करते हुए कोर्ट ने कहा कि जो नोटिस इशू किया गया था वो भी इलीगल था और जो कंस्ट्रक्शन तोड़ा गया वो 100% मैलिस ऑफ लॉ है। मैलिस ऑफ लॉ हम कहते हैं दुर्भावना के साथ, बैड इंटेंशन के साथ कोई कार्रवाई करना। तो उन्होंने कहा दैट इज इन मैलिस ऑफ लॉ। और अगर इसको पर्सनलाइज किया जाए या न किया जाए तो ये भी एक अपराध होगा। ये पर्सनलाइज किया जाना चाहिए। जिस व्यक्ति ने इसके खिलाफ जो एक्शन लिया है उसको भी इस आड़े हाथों लिया जाना चाहिए। कोर्ट ने व्याख्या करते हुए कहा कि इस मामले में मैं एक रिसीवर मैं एक वैल्यूअर अपॉइंट करता हूँ। वैल्यूअर हम कहते हैं जब वैल्यूएशन लगाता है, इवेल्युएट करता है थिंग्स की कि इसमें कितना नुकसान हुआ होगा या किस प्रॉपर्टी का कितनी वैल्यू है। तो जो कंगना रनावत ने उसमें कंस्ट्रक्शन वर्क करवाया था, उस कंस्ट्रक्शन वर्क को दोबारा जब करवाया जाएगा तो दोबारा करवाने में कितना खर्चा आएगा। वैल्यूअर अपॉइंट किया गया और कहा गया कि बीएमसी उसका हर्जाना खर्जाना भरेगा और इसके साथ वो जो नोटिस है वो इलीगल है। साथ में कोर्ट ने भी कहा कि कंगना रनावत की अगर कोई एप्लीकेशन बीएमसी में पेंडिंग है किसी बात को लेकर तो 4 हफ्ते के अंदर बीएमसी उसको डिसाइड करे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि कंगना रनावत को लेकर अगर कोई मामला पेंडिंग है बीएमसी में तो बीएमसी की जिम्मेवारी बनती है कि वो दुर्भावना से उस पर कार्य ना करे और एज पर लॉ करे। कंगना रनावत कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू करना चाहती हैं अगर तो वो कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू कर सकती हैं, इसकी अनुमति भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दी। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जिस समय वो कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू करेंगी वो ध्यान रखें कि अभी हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बीएमसी के लॉज का उल्लंघन करेंगी। तो बीएमसी की जितनी भी कार्रवाइयाँ होती हैं, जिस प्रकार का भी उनका रेगुलेशन होता है, उस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही कंगना रनावत को अपने घर को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करने का अधिकार होगा और उसका पूरा का पूरा खर्चा बीएमसी बहन करेगा। संजय राउत को आड़े हाथों लेते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि ये संजय राउत की पर्सनल रिवेंज थी और वो शिवसेना की चूंकि बीएमसी पर आधिपत्य है और शिवसेना इस समय सरकार में भी है, इसलिए संजय राउत के स्टेटमेंट को पूरा करने के लिए संजय राउत के स्टेटमेंट को पूरा करने के लिए ही बीएमसी ने ये गेम रचा है और बीएमसी ने उसको गिरा दिया है। मैं समझता हूँ कि आज जो मैंने उस समय सजेशंस दिए थे कंगना रनावत को, लोगों ने कहा भी था कि आपके मैं संपर्क करवाता हूँ ये वो और वो वीडियो फॉरवर्ड करता हूँ, तो वो जो लेक्चर था उसको ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से उन्होंने मांगा, लेकिन मुझे लगता है अभी भी कुछ कमियाँ उसमें रह गई हैं। हालांकि उसके लिए अलग से मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का एक केस डालना पड़ेगा या मैलिशियस टॉर्ट का एक केस डालना पड़ेगा जिसमें बताया जाएगा कि मेरी प्रतिष्ठा को भंग करने के उद्देश्य से इन्होंने ऐसा किया। ये मानहानि की कैटेगरी में भी आता है। इसलिए मेरी जो मानहानि हुई, मेरी जो प्रतिष्ठा हनन हुआ, उसका भी कॉम्पनसेशन बीएमसी और संजय राउत करेंगे। इसके अतिरिक्त इस मामले में पर्सनली जब कोर्ट ने कहा पर्सनलाइज में करना चाहिए, तो पर्सनली जिन अधिकारियों ने इस पर ऑर्डर किया है, मुझे लगता है कि बीएमसी का पैसा भी हमारा जनता का पैसा होता है, इसलिए बीएमसी कॉम्पनसेट क्यों करे। कॉम्पनसेट करना चाहिए उस व्यक्ति को जिसने ये ऑर्डर किया, जिसने अपनी हदें लांघी हैं। कॉम्पनसेशन अगर किसी के खिलाफ बनाना था, टॉर्शियस लायबिलिटी अगर किसी के खिलाफ बनानी थी, तो मुझे लगता है कि वो संजय राउत के खिलाफ बनानी चाहिए। और इस प्रकार की जो लायबिलिटी संजय राउत के खिलाफ बनाई गई है, उसके साथ साथ लायबिलिटी उन अधिकारियों की बनाई जानी चाहिए, उनकी नौकरी पर प्रश्न करना चाहिए, क्यू वारंटों की रिट इश्यू करनी चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि आप बताइए किस हैसियत से आपने
कानून को अपने हाथ में लिया और कानून का ऐसा इंटरप्रिटेशन, जब कोर्ट में केस चल रहा था, कोर्ट जिस समय सुनवाई कर रहा था उसी समय आप बिल्डिंग को गिरा रहे थे, ऐसी कौन सी आपको जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी था, क्योंकि आप कोर्ट की अवहेलना करना चाहते थे। भले ही कोर्ट के ऑर्डर उस समय तक ना हुआ हो, लेकिन आपका उद्देश्य कोर्ट की अवहेलना करना था, क्योंकि पार्टी ने आपको इन्फॉर्म किया था कि कोर्ट में मामला पेंडिंग है और कोर्ट आज सुनवाई कर रहा है। उसके बावजूद आपने वहां पर बुलडोजर चलाया, इसलिए कोर्ट का कंटेम्प्ट भी माना जाना चाहिए। और साथ में जो अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उसमें ऑर्डर कर रहे थे, उनसे उनकी व्यक्तिगत सैलरी और उनको व्यक्तिगत रूप से सैलरी से काटने के अलावा पनिशमेंट भी देना चाहिए था। मुझे लगता है ये अभी वहाँ इस ऑर्डर में कमी रहेगी। हालांकि पूरा ऑर्डर भी अपने सामने नहीं आया, क्योंकि कोर्ट ने जिस समय बोला है अभी पब्लिश भी नहीं हुआ। कोर्ट ने जिस प्रकार से स्टेटमेंट दिया और अंदर से जो खबरें आई, उन खबरों के आधार पर मैं बोल रहा हूँ। लेकिन ऑर्डर आएगा, डिटेल्ड ऑर्डर आएगा, तो मुझे लगता है कि उसमें कुछ इस प्रकार की बातें की जानी चाहिए थी। अगर नहीं की गई हैं तो कंगना रनावत को अभी भी अधिकार है कि वो उस ऑर्डर को चैलेंज कर दें, और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें, और चैलेंज करते हुए ये कहें कि इस मामले में आप ये मुझे बता दीजिए कि जो जिन अधिकारियों ने ये एक्शन लिया है, क्या उन अधिकारियों के अगेंस्ट में व्यक्तिगत रूप से मैलिस का मुकदमा नहीं हो सकता और उनसे ही कॉम्पनसेशन वसूला जाए, जिन्होंने इंटेंशनली ऐसा किया है, और उनके इंक्रीमेंट वगैरह रोके जाएं या उनको टर्मिनेट किया जाए, उनके खिलाफ इंक्वायरी सेटअप की जाए। क्या ऐसा नहीं हो सकता? ऐसा किया जाना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने कहा कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इस पर सेट की जाएगी। पूरा डिटेल्ड ऑर्डर आएगा तो मैं आपको फिर से सूचित करूंगा। जय हिंद। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।